गुड इवनिंग मित्रों, मैं मनोज मिश्रा। आज हम लोग अपने इस क्रमिक अध्ययन में सौर मंडल के बारे में देखेंगे, जिसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सौर मंडल की चर्चा पिछली क्लास में हुई थी कि जैसे हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी गैलेक्सी जो है उसके मध्य भाग में, मध्य भुजा में हमारा सूर्य एक तारे के रूप में है और उसके ये 8 ग्रह हैं जो उसके क्रम से उसकी परिक्रमा करते हैं। उस ग्रहों के अलावा भी कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, कुछ उल्कापिंड हैं, ये कुछ गैसेस हैं जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। तो इसी सौर मंडल के बारे में अब हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। इस सौर मंडल को हम लोग जब देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि एक परिवार है जो अपनी क्रम में गति कर रहा है। जैसे हम लोग सूर्य को इसका एक ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, तो सबसे पहले इसके सबसे नजदीक में बुध ग्रह है जिसे हम मरकरी कहते हैं, फिर शुक्र ग्रह है जिसे हम वीनस कहते हैं, तीसरे नंबर पे पृथ्वी हमारी आती है, चौथे नंबर पर मार्स है, पांचवें नंबर पर जुपिटर या बृहस्पति ग्रह है और छठे नंबर पर शनि ग्रह है जो एक वलय से, इसके चारों तरफ कई वलय पाए जाते हैं और आगे इसके अरुण फिर वरुण। इस क्रम में इन ग्रहों की अवस्थिति है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जैसा कि एक तारा है, हम लोग चंद्रशेखर लिमिट की बात किए थे तो 1.4 ms के ऊपर के जो तारे होते हैं वो तारे चंद्रशेखर लिमिट से ऊपर कहे जाते हैं। 1.4 ms से नीचे के तारे चंद्रशेखर लिमिट से नीचे कहे जाते हैं। 1.4 ms इज द लिमिट ऑफ चंद्रशेखर। तो उसके नीचे का ही ये कहा जाएगा तारा, क्योंकि यह 1.4 डेढ़ गुना इससे बड़े भार का ही तारा जो है वो चंद्रशेखर लिमिट के ऊपर का होगा। तो यह चंद्रशेखर लिमिट से नीचे का एक तारा है जो अपने इस पूरे परिवार के साथ एक क्रम में गति कर रहा है। इसमें हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग मरकरी की बात करते हैं। मरकरी जिसे हम बुध नाम से जानते हैं, मरकरी ग्रह इसके सबसे नजदीक का तारा है, ग्रह है, जो कि अपने इस सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिनों में कर लेता है, अर्थात इसका परिक्रमण काल बहुत तेज है और यह पृथ्वी के इसका एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। अर्थात यह बहुत धीरे धीरे अपने एक्सिस पे घूमता है, अर्थात इसका एक्सियल रोटेशन वेरी स्लो और इसका रोटेशनल मूवमेंट परिक्रमण काल यह बहुत तेज है। इसके बाद इसका कोई नेचुरल उपग्रह नहीं है बुध का। यहाँ तापांतर बहुत अधिक होता है, करीब 560 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पाया जाता है। तापांतर का मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर। यहाँ इस तापांतर पे कोई जीव नहीं बच सकता है, इसलिए जीवन की संभावना बहुत ही कम है। नेक्स्ट हम लोग बात करें वीनस प्लेनेट की, जिसे हम शुक्र कहते हैं। गांव में आम भाषा में इसे सुकिया कहते हैं, क्योंकि यह दिखाई देता है कब, सुबह के समय में भी दिखाई देता है और शाम के समय भी दिखाई देता है। सुबह के समय ये पूरब दिखाई देगा, शाम के समय ये पश्चिम दिखाई देगा। इसी नाम से, इसी कारण इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो यह अन्य दूसरे नाम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार से जाना जाता है। इसके अलावा पृथ्वी के समान आकार और भार होने के नाते इसको कभी कभी पृथ्वी की बहन नाम से भी पुकारा जाता है, सिस्टर्स प्लेनेट ऑफ द अर्थ भी इसे कहते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा मात्रा में है, जिसका एक प्रेशर बना होता है वहां, तो इसी चलते वह गर्म होता है, तो इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। तो इसको 3 नामों से जाना जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, या मॉर्निंग स्टार केवल कह सकते हैं, या इवनिंग स्टार केवल कह सकते हैं, और प्रेशर कुकर ग्रह भी कह सकते हैं, और सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं। तो ये इन 4 नामों से जाना जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह का भी कोई अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है।
इसके इन दोनों के ग्रहों को, जैसे हम सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये ग्रह पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग इंटीरियर प्लेनेट कहते हैं, अर्थात हम इन्हें आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इंटीरियर प्लेनेट। इसके इधर तक के प्लेनेट को हम आउटर प्लेनेट कहते हैं, जिससे हम इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक, आउटर प्लेनेट और इंटीरियर प्लेनेट। अब हम लोग इन दोनों ग्रहों के बाद अगर बात करें तो वो, शुक्र ग्रह का एक अपना है। यह ग्रह अब सूर्य का चक्कर इस दिशा से करता है, अर्थात यह क्लॉकवाइज घूमता है। अब हम बात करें पृथ्वी का, अर्थ जिसे ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पूरे सौरमंडल में यही ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन पाया जाता है, और यह ग्रह अपने एक वायुमंडल के कवरेज में रहता है, और उस वायुमंडल में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जहां जीवन संभव है और बहुत आराम से लोग इसमें अपना रह रहे हैं। यह अपने सूर्य का चक्र 365 सही 1/4 दिनों में कंप्लीट करता है। यही 365 के ऊपर जो 1/4 अर्थात 24 का 1/4 24 घंटे का 6 घंटे होता है, यही 6 घंटे मिलके 4 सालों में वो एक दिन के बराबर हो जाते हैं, और उसी के कारण हर चौथे साल फरवरी 28 दिन की जगह 29 दिन की मानी जाती है, तो उसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। तो ये 365 से 1/4 दिनों में यह सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, और अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, जिससे दिन और रात होते हैं, और इसके परिक्रमण गति से ऋतुएं बदलती हैं। ये दो चीजें हैं। इसको हम लोग अर्थ के जब के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे से इस पे हम लोग फोकस करेंगे। आइए, इसका एक अपना नेचुरल उपग्रह है जिसको हम लोग मून के नाम से जानते हैं। मून। अब मून के अलावा इस पे सबसे ऊंचा स्थान यहाँ माउंट एवरेस्ट जाना जाता है, आप जानते हैं, और सबसे निचला या गहरा स्थल यहाँ मेरियाना ट्रंच के रूप में जाना जाता है, जो कि प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन में अवस्थित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्स ग्रह की, मार्स प्लेनेट की, जिसे हम मंगल नाम से जानते हैं। इसको एक और नाम रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। रेड प्लेनेट, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह के अपने 2 उपग्रह हैं, फेबोस एंड ड्यूमोस। फेबोस और ड्यूमोस, यह 2 इसके अपने नेचुरल ग्रह हैं। यह भी एंटी क्लॉकवाइज अन्य ग्रहों की तरह इसका सूर्य का चक्कर लगाता है। इन पूरे ग्रहों में पृथ्वी के अलावा यही ऐसा, मार्स ही, मंगल ग्रह ही ऐसा है जिस पर जीवन की संभावना बताते हैं जीव वैज्ञानिक या एस्ट्रोनॉट्स। ये बताते हैं कि यही ऐसा ग्रह है जहां जीवन की संभावना भविष्य में बन सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो बृहस्पति ग्रह, यह ग्रह पूरे इस सौरमंडल में सबसे भारी ग्रह है, और इस बृहस्पति ग्रह पे करीब 32 अपने नेचुरल उपग्रह हैं इसके। इन नेचुरल उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह इसका गैनीमेडे है। गैनीमेडे यह सबसे बड़ा उपग्रह है। इस उपग्रह का अपना एक वायुमंडल है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति ग्रह ऐसा ग्रह है जो तारा बनने की स्थिति में पहुंच सकता है। ऐसा भूगोलविद बताते हैं कि यहाँ हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस का अपना एक
इसके वायुमंडल में भंडार है, जिसके चलते यहाँ नाभिकीय संलयन की व्यवस्था आके और यह तारे के रूप में बदल सकता है, अर्थात प्लेनेट और स्टार होने के बीच की स्थिति में बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। इसके अलावा भी इसके कई अपने उपग्रह हैं, आयु, यूरोपा, कैलिस्टो, तमाम इसके प्रमुख उपग्रह हैं। यहाँ एक बात हम आपको बताएं, एक पट्टी सी एस्टेरॉयड की पाई जाती है जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वो क्षुद्र ग्रह इसी मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग एस्टेरॉयड के नाम से जानते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह एक पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, अर्थात मार्स एंड जुपिटर के बीच में अवस्थित हैं। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं सैटर्न या शनि ग्रह की। यहां शनि ग्रह के चारों तरफ यह पीला तारे के रूप में जाना जाता है और पीले ग्रह के नाम से इस विख्यात है, और इसके चारों तरफ गैसियस वलय पाए जाते हैं, जिससे इसकी संरचना अन्य ग्रहों से अलग दिखाई देती है। अब इस गैसीय संरचना में कई ग्रह पाए जाते हैं, कई गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह का अपना एक सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है टिटॉन। टिटॉन जो ग्रह है, उपग्रह है, इसका अपना वायुमंडल है। इसके अलावा भी कई उपग्रह इसमें पाए जाते हैं, लेकिन बृहस्पति से कम उपग्रह यहाँ देखे गए हैं। इस प्रकार हम लोग आते हैं इसी क्रम में चलते हुए अरुण की तरफ, जिसे हम लोग यूरेनस के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में यूरेनस। अरुण ग्रह जो कि आकार में वरुण ग्रह से बड़ा दिखाई देता है, और यह इसका एक अपना नेचुरल उपग्रह मिरांडा है। इसके अलावा भी छोटे उपग्रह हैं, बट मिरांडा यहाँ का प्रमुख उपग्रह माना जाता है। यह ग्रह शुक्र की तरह जब सूर्य का चक्कर क्लॉकवाइज लगाता है, अर्थात यह यूरेनस और वीनस ये दोनों नाम से एक दूसरे के एनयूएस समाहित हैं। तो वीनस एंड यूरेनस बोथ आर रोटेटिंग अराउंड द सन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके अलावा लास्ट में नेपच्यून, जिसे हम वरुण ग्रह के नाम से जानते हैं, नेपच्यून ग्रह पाया जाता है। यह नेपच्यून वजन में भारी है यूरेनस से और सबसे दूरी पर स्थित है ग्रहों के क्रम में, और इसका नेरीड एक उपग्रह है। नेरीड एक नेचुरल उपग्रह है। इसके अलावा भी 2-3 उपग्रह पाए जाते हैं, बट मुख्य इसका उपग्रह जैसे यूरेनस का मिरांडा और नेपच्यून का नेरीड। कभी कभी इनके उपग्रह पूछ लिए जाते हैं। अब भार के अनुसार यह अपना रोटेटिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सूर्य और उसके सोलर सिस्टम को देखा और समझा कि कैसे यह गति करता है और कैसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके सारे, जैसे पृथ्वी पे हम सनलाइट से एनर्जी गेन करते हैं, वैसे भी अन्य ग्रह भी इसी की ऊर्जा से संचालित और व्यवस्थित हैं। बट जीवन की संभावना पृथ्वी के अलावा अभी मार्स पे दिखने की बताई जाती है। बाकी किसी ग्रह पे जीवन नहीं है। अभी यही स्थिति है। इनके नाम और इनके रोटेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में और इनके अपने नेचुरल सैटेलाइट के बारे में हम लोगों ने एक चर्चा किया। हमें विश्वास होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।